गठन हुआ तो पूरे देश को यकीन था कि यह पार्टी सियासत से दूर आम लोगों के हित की बात करेगी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और जब से दिल्ली की गद्दी पर बैठी, तब से अब तक सिर्फ सवाल ही सवाल उठे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह लग रहा है कि जिस आम आदमी की आवाज उठाने वाली पार्टी पर जब कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो यही पार्टी सवाल उठाने वालों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अहम सवाल यह है कि क्या यही वो आदर्श राजनीति है जिसका दावा आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दिनों में किया करती थी। जनगण मन में भी आज यही मुद्दा उठाएंगे कि आप करें भ्रष्टाचार और आप ही करें सीनाजोरी। दिल्ली और दिल्ली से बाहर छपे इन विज्ञापनों पर केजरीवाल सरकार ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए ऐसे ही विज्ञापनों पर बहा दिए। ये खुलासा उस कमेटी की रिपोर्ट में हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था। लेकिन आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कोई कमेटी बनी है, उसने कोई फैसला दिया है, ये कमेटी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। पहली बात। दूसरा, ये अच्छा है कि कांग्रेस के अजय माकन जी शिकायत करते हैं और मोदी की सरकार उस पर एक्ट करती है। ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सरिता सिंह। सरिता सिंह पर पार्टी के ही एक नेता ने 9 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जानते हैं क्यों? दिल्ली के सरकारी विभागों में मनचाही नौकरियां दिलाने के नाम। 9 लाख रुपए मैंने सरिता सिंह को दिए। मैंने 3 जनों से लेकर दो लोगों से लेकर दिए मैंने। एक मैंने खुद दिए 3 लाख रुपए नौकरियों के नहीं। मैंने वो कह रही थी कि क्या नाम उसका किसी भी महकमे में लगा दूंगी नौकरी में। ताजा मामलों की फहरिस्त में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं। इन पर एक महिला ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन कार्रवाई के बजाय जब पार्टी अपने आरोपी विधायक के बचाव में उतर आई तो विधायक जी चौड़े होकर समर्थकों के साथ थाने में गिरफ्तारी देने पहुंच गए। आज कहीं ना कहीं आवाम की जीत हुई है और आवाम का जिस तरह से आज गिरफ्तार करना मजबूरी है, लेकिन आज आवाम का गुस्सा देख करके इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं पर आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन हर बार पार्टी सवाल उठाने वालों पर ही सवाल खड़े करती है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि दिल्ली में ये कैसी सरकार है? आप ही करे भ्रष्टाचार और आप ही करे सीनाजोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जब कोई नैतिकता की कसौटी पर नाकाम हो जाए और साख का संकट पैदा हो जाए तो मुद्दा फिर जनगणमन का बन जाता है। और आज इसी मुद्दे को हम उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान। इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा राजीव बब्बर, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी दिल्ली के। अमन पवार, प्रवक्ता है कांग्रेस के हमारे साथ। पंकज पुष्कर, लीडर है स्वराज अभियान के। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। हालांकि हमने आम आदमी पार्टी को भी इन्वाइट किया था, आम आदमी पार्टी के और भी लोगों को इन्वाइट किया था। हमारे साथ पंकज पुष्कर तो है ही, लेकिन और बाकी लोगों ने आने से मना किया। हम बहस की शुरुआत करेंगे। और पंकज पुष्कर जी, आप तीमारपुर से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के, इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे होगा। लीडर है आप स्वराज अभियान के। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, जिस पार्टी में शरद चौहानों, अमानतुल्लाह खानों, प्रकाश जरवालों, सोमनाथ भारतीयों, नरेश यादवों, मनोज कुमार, जगदीप सिंहों, दिनेश मोहनिया जैसों और अखिलेश त्रिपाठी जैसों की भरमार हो, ये हिम्मत आ कहां से जाती है कि इन सब के बावजूद भी ये कह दें कि हमारे पास अभी भी राजनीतिक शुचिता जिंदा है, हमारे पास नीति, नैतिकता सब कुछ है? ये हिम्मत आती कैसे है? देखिए, राजनीति और सत्ता आपको पाखंड सिखाती है। वो साथी जिन्होंने कि रामलीला मैदान में कसम खा के पूरे देश और दुनिया में उम्मीद पैदा करके एक वैकल्पिक राजनीति की संभावना पैदा की, ठीक है, उनका हम सत्ता में फिसलना देख रहे हैं। सत्ता में उनके चरित्र पर संकट है, ये हम साफ देख रहे हैं। वैकल्पिक राजनीति का सपने को ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं। और ये राजनीति के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन से निकली कांग्रेस पतन का शिकार रही है।
भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत उच्च आदर्शों के नाम से शुरू हुई, उसके अंदर अंतर विरोध देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसी राजनीतिक अपसंस्कृति का शिकार हो गई है। ये चिंता की बात है। किसकी वजह से? ये चिंता की बात है। बिना डिप्लोमेटिक हुए बताइए किसकी वजह से? देखिए, बहुत साफ मैं आपसे कहूंगा कि किसी बनी बनाई परिपाटी पर चलना, फिसलन के रास्ते पे फिसल जाना, ये तो आम चलन है, ये होता आया है। इसी का शिकार आम आदमी पार्टी हुई है। आप नाम नहीं ले रहे हुआ है, लेकिन एक नया रास्ता बनाना, जहां पर राजनीतिक पार्टी होती है, जिसमें कि राजनीतिक पार्टी का जहां पर नाम आता है, ठीक है, एक संगठन का नाम आता है, लेकिन संगठन का कोई मुखिया भी होता है, उसमें अकाउंटेबल पद पर लोग होते हैं जिनकी जवाबदेही भी होती है। 2-4 नाम तो गिना दीजिए ना आप। नहीं, नाम तो बहु प्रचलित है। वो तो नाम अब आप रोज जपने लगे हैं मीडिया में, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, और जो पूरी चौकड़ी बन गई। लेकिन मेरी व्यक्तियों में दिलचस्पी कम है, प्रक्रियाओं में ज्यादा दिलचस्पी है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में उम्मीदों का प्रतीक बनकर उभरी थी। वो उम्मीद की संभावना समाप्त हो रही है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, कोई व्यक्ति फिसल जाए, कोई व्यक्ति सत्ता के बहुत फिसलन बड़े रास्ते में, कीचड़ में धंस जाए, एक व्यक्ति का उत्थान हो या पतन हो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रमुख बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हजारों लाखों लोगों की उम्मीदें टूट जाएं, ये ज्यादा चिंता की बात है। यही हमारे लिए प्रधान चर्चा का विषय होना चाहिए। नामों में रखा क्या है? जब अपने सिद्धांतों और उद्देश्यों से कोई भटक जाता है ना, तो उम्मीदें तो वाकई टूटती हैं। पंकज पुष्कर जी, एक बार मैं अपने स्क्रीन को अपने बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। हम स्क्रीन पर ऊपर दिखा रहे हैं आपके वो दागदार विधायक जिनकी वजह से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को एम्बेरसमेंट यानी किरकिरी झेलनी पड़ी है। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आखिरकार ये कैसी सरकार है कि आप ही भ्रष्टाचार करें और आप ही सीनाजोरी करें? जनगण मन में आज का ये मुद्दा है। अवधेश कुमार के पास जाऊंगा। अवधेश जी, पंकज पुष्कर को सुना आपने भी दिल्ली की सियासत को, हाल फिलहाल के दिन में 49 दिन वाली सियासत को भी और अभी 1.5 साल से सियासत को भी आपने बहुत करीब से देख लिया है। 1761 कुल रजिस्टर्ड पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में। 6 नेशनल है, 49 राज्यों वाली है और 1706 अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इनमें से ये जो तमाम पार्टियां हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी अलग बची है? देखिए, इस समय राशिद जी हमारे सामने आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होते तो मेरा हमला उन पर होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में जो कुछ आपने दिखाया, जो कुछ आपने कहा और जो कुछ हमारे स्वराज अभियान के मित्र पंकज पुष्कर कह रहे थे, उससे हमारी असहमति नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। तो अगर हम राजनीति में सूचिता की बात कर रहे हैं, अगर हम जनता को समर्पित राजनीति की बात कर रहे हैं, तो हमको इन पार्टियों पर भी प्रश्न उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का पतन तो वो एक बहुत बड़ा धक्का देश के लिए है ही है। लेकिन ये मत भूलिए कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री पर एफआईआर भ्रष्टाचार में दर्ज हुआ और वो न्यायालय के कहने से दर्ज हुआ और उन पर चल रहा है। कांग्रेस में जिस अभी समय एक संदीप कुमार, अवधेश कुमार जी आपकी बात ठीक है, आप पूरी कीजिएगा। लेकिन अवधेश कुमार जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर हम देश की सियासत की बात करते हैं, देश के सियासत में आदर्शों की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, इस बात से तो ये कहकर के पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता ना कि भैया कांग्रेस भी ऐसी है, बीजेपी भी ऐसी है, फला पार्टी भी ऐसी है। कोई भी पार्टी जैसी भी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पार्टी ऐसी है तो हमें भी कुछ भी कहने का या करने का अधिकार मिल जाता है। वो मैं नहीं, मेरा कहना ये है कि हम सब लोग आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हैं और बनाना भी चाहिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे सामने हम ये मत भूलें कि अगर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हैं तो उसके विकल्प में जो पार्टियां खड़ी हैं उनकी दशा क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे पवार भाई बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन एक संदीप कुमार की एक सीडी आई तो हमने कोलाहल मचा दिया। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता की एक सीडी थी जो कि टीवी पर चलाने लायक नहीं थी और अखबारों में खबर छपी और बाजाप्ता उनकी वापसी हुई। वो कांग्रेस के प्रवक्ता है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक आम आदमी पार्टी को हम निशाना बना दे, दूसरी पार्टियों को छोड़ दे, तो उससे ये लगता है कि बाकी पार्टियां सही है, केवल एक आम आदमी पार्टी ही गलत है। छोड़ थोड़ा ही रहे। राजीव बब्बर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अमन पवार, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
नहीं, देखिए, जो राजनीति में सुचिता की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे, तो जब भी किसी भी पार्टी के खिलाफ कैसे भी आरोप आए हैं तो मैं नहीं समझता मीडिया ने कभी भी किसी को छोड़ा है। दूसरी बात मेरी ये है कि जिस प्रेमाइस पे, जिस वादों पर आम आदमी पार्टी आई थी, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता में आने से पहले जिस वायदों पे उन्होंने वोट मांगा था, आज जब उनके विधायक उन्हीं चार्जेस पर पकड़े जाते हैं, उन आरोपों पर पकड़े जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने कोई उनकी गारंटी नहीं ली कि वो सत्ता में आने के बाद अगर चेंज हो गए तो हम उनका क्या करेंगे। अगर आपने ये बात वोट बटोरने से पहले कही होती तो क्या जो स्थिति और जिस बहुमत से दिल्ली ने आपको यहाँ पे खड़ा किया, क्या दिल्ली आपको उस बहुमत से और उस कॉन्फिडेंस से खड़ा करती। दूसरी बात यह है कि जो अभी आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से विज्ञापनों पर जो दिल्ली की जनता का इन्होंने पैसा खर्च किया, तो मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी करप्शन से हटकर नहीं है। हमने बहुत से पार्टियों ने और खुद कांग्रेस पार्टी पर भी जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जनता ने हमको भी सत्ता से बाहर किया, तो ये किस तरीके से अलग है। मैं क्योंकि इसमें मैंने लीगल बैटल और हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी ने। अमन सुनिए तो सही, मैं भी इस देश का नागरिक हूं और आज की तारीख में जो भी इस बहस को सुन रहा होगा या देख रहा होगा, हर किसी का एक ही सवाल होगा सर, जो दर्द मेरा है वही दर्द मेरे दर्शक का भी होगा। वो ये समझना चाहेगा कि अमन तो बोल रहा है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की करनी चाहिए। राजीव बब्बर भी कुछ अपने लॉजिक्स रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ठगा तो मैं ही गया ना। बिल्कुल। CWG घोटाले में जो भी गया वो मेरा गया, 2G स्कैम में जो गया वो मेरा गया, यहाँ विज्ञापन पर अगर कुछ खर्च हुआ तो मेरा गया। आप यहाँ पर बैठ करके बोलेंगे, शायद अलग अलग पार्टियों के बैठ करके बोलेंगे, लेकिन ठगा तो मैं गया ना। देखिए, जब भी जो भाषा इस समय दूसरी अरविंद केजरीवाल की है, लगभग वैसी ही भाषा CWG घोटाले पर कांग्रेस की थी, लगभग वैसे ही भाषा 2G घोटाले पर कांग्रेस की थी। अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी मुझे, और ये मामला कोर्ट में नहीं चला गया, अध्यक्ष जी आप तो मंत्रिमंडल आप तो बड़े ही कांग्रेस को बाकी आप तो बड़े ही अध्यक्ष जी में खड़ा कर रहे, ये नहीं होता। अध्यक्ष जी बिल्कुल कटघरे में खड़ा करेंगे, हम केवल आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं ना। अध्यक्ष जी ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, अध्यक्ष जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। मैं आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने की बजाय मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत में जो पार्टियां इस समय आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही हैं, उनकी भी असलियत देश के सामने उसके लगता है मुझे नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़ेगी कि वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार अवधेश कुमार ने इशारों में ये बता दिया है कि मैं भी जल्दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ। वो तो हम बहुत पार्टियों में लोग ज्वाइन कराते जाते हैं पिछले 20 साल से, कभी बात आप लेकिन ज्वाइन करेंगे तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि आप बड़े अनबायस से पत्रकार आप हैं, अनबायस से पत्रकार हैं। राजीव बब्बर के पास चलते हैं। अमन राजीव बब्बर के पास चलते हैं। राजीव बब्बर जी, 14 फरवरी 2014 को पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों में सत्ता को त्यागा था, ये हमें याद है। और उसके बाद से लेकर के अब तक जो भी हुआ है उसमें कभी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाल दिया, मंत्री की फर्जी डिग्री पर बवाल हो गया, आपकी रैली में किसान की आत्महत्या हो गई, भ्रष्टाचार के आरोप हुए, केंद्र सरकार से टकराव हुआ, MCD कर्मचारियों की तनख्वाह पर हंगामा हुआ, विज्ञापन के खर्च पर बवाल हुआ। इस तरह की फेहरिस्त बड़ी लंबी चौड़ी है। आम आदमी, दिल्ली वाला एक आम आदमी और देश का एक आम नागरिक बतौर बीजेपी नेता आपसे पूछेगा कि हाँ 3 ही आपके विधायक हैं, लेकिन आपने ये सब रोकने के लिए विपक्षी के तौर पर क्या किया? देखिए, विपक्ष के रूप में जो हमारी भूमिका है हम लगातार निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत यह है, जैसे अभी अवधेश भाई ने भी कहा कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमी है, उन्होंने अपनी एक बात रखने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आम आदमी पार्टी एक है सरकार का काम करने का, यानी काम करके कुछ अचीव करना, उससे ये बिल्कुल दूर चले गए हैं। और जिसका नतीजा आज दिल्ली जो है, जो आपने कहा कि जैसे आप वोटर हैं, मैं भी वोटर हूं, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। दूसरा, कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। केजरीवाल साहब, कितनी बेशर्मी से आपका एक मंत्री जब टेलीविजन पर पकड़ा जाता है और आप उसके बाद ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने एक्शन कर दिया।
आप देखिए उसकी गंभीरता समझिए, अंदर जाकर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप एक्शन नहीं करते तो क्या करते। टेलीविजन पर आपकी सरकार नंगी होती दिख रही है, उसके बाद आप बेशर्मी से क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। तो लीडर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना शुरू करेगा तो नीचे का आदमी कुछ सीखना की कोशिश करेगा। यहां लीडर जो है वो कॉस्मेटिक इमेज में लगा है और किस तरीके से मैं दिल्ली के पैसे को यूज कर गोवा पंजाब भागूं, यहां फोकस में लगा है। उसके कारण से पूरी की पूरी चेन टूट रही है और दिल्ली का नुकसान हो रहा है। छोटा सा अमर, अब ठीक है, अब बहुत जल्दी अपना रिएक्शन दीजिए, मुझे पंकज पुष्कर के पास में जाना है। जहां तक ऑपोजिशन निभाने की भूमिका दिल्ली के क्षेत्र में जो अभी आपने सवाल पूछा, तो मैं बता दूं ये जो पूरा विज्ञापन का जो मामला था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि कोई कमेटी बनने की जरूरत ही नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से सरकारी विज्ञापन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये जो दलीलें थी ये खारिज करी और सुप्रीम कोर्ट ने सारी गाइडलाइन ले डाउन करी। उसके बाद यहां से हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो हैं अजय माकन जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करा मई 2015 में। उसके बाद हमने 14 महीने की लड़ाई लड़ी, दिल्ली हाईकोर्ट में 24 सुनवाई हुई, 10 एफिडेविट दाखिल हुए। उसके बाद आज ये नतीजा आया है कि जो दिल्ली की जनता के जो पैसों का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने यह आदेश दिया है कि वो पैसा आप दिल्ली की जनता को वापस किया जाएगा। अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है राजीव बब्बर, एक शाहिद जी एक बात कहना है कि यही देखिए आप आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने लगे, मेरा नाम भी भूल गया है कि राजनीतिक नाम है मेरा। नहीं राशिद जी, राजनीतिक लड़ाई राजनीति से राजनीति के मैदान में लड़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टियां कोर्ट में मान लिए सोचती है कि लड़के हम अगर जनता के पैसे बचाने को हम क्या बात, जनता का पैसा बचाने के लिए हम कोर्ट जाते हैं, क्या गलत है? क्या गलत है? मैदान में हम अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे किस तरीके से यहाँ पे आप तो एकदम अवधेश जी क्या होता है ना, अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी मैं बताता हूँ, एक मिनट अमन भाई, एक मिनट अवधेश जी को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अवधेश जी को एक चीज मैं क्लियर कर दूं। मान लीजिए फर्ज कीजिए अवधेश जी मैं किसी का कत्ल कर दूं और उसके बाद आप कहें कि राशिद हाशमी आपने कत्ल किया है, राशिद हाशमी आपने कत्ल किया और मैं ये कहता जाऊं नहीं मैं तो बेगुनाह हूं, नहीं मैं तो बेगुनाह हूं, नहीं मैं तो बेगुनाह हूं, उसे क्या बोलते हैं वो कौन सी खाल वाले, मोटी खाल वाले जो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं जिसको अंग्रेजी में थिक स्किन बोलते हैं, अगर मैं ऐसा ही हो जाऊं तो क्या कांग्रेस करेगी, क्या बीजेपी करेगी? अगर आप सब कुछ करने के बाद भी आप कहें कि भैया सुनिए नीत भी हमारी, रीत भी हमारी, शक्तिशाली नेता को भी आंदोलन करके लोगों ने पराजित किया, उनको सत्ता से च्युत किया। केजरीवाल और उनसे सादगी पारदर्शिता आंतरिक लोकतंत्र का, सुनिए बिल्कुल सादगी पारदर्शिता आंतरिक लोकतंत्र का दम नहीं भरा था। अवधेश जी, एक मिनट अमन भाई, अवधेश जी सादगी, अवधेश जी दोनों उनसे जो मुकाबला करना चाहिए, जो उनको जनता के बीच नंगा करना चाहिए, उसमें सक्षम नहीं है। मुझे नहीं लगता अवधेश जी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ और दिखाई देता है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त है आम आदमी पार्टी से, जिस तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया के समय उनके सारे मंत्री बाहर थे और जिस तरीके से जो इनका पूरा डेंगू चिकनगुनिया से आप क्या कर रहे थे? उसके बारे में आज कोई बात नहीं हो रही थी। इन वरिष्ठ पत्रकार के नीचे लिख देना चाहिए कि हम तो स्पोक्स पर्सन भी हैं आम आदमी पार्टी के, तो मेरे ख्याल से बैलेंस डिबेट हो जाएगी। मुझे स्पोक्स पर्सन बता दीजिए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार पंकज पुष्कर के पास में जाता हूं, आप जिस तरीके से ओपनली टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं ना पंकज, और भी वक्ताओं को आने दीजिए। पंकज पुष्कर जी, अगर मुझे मेरी याददाश्त ठीक है तो 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी का गठन हुआ था। अन्ना आंदोलन से कैसे उदय हुआ था ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर्स में से रहे, आप इसी पार्टी से जीत करके आप विधायक बने। इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है, मीटिंग हुई होगी शुरुआत में, कोर टीम भी बैठी होगी, और जब मीटिंग हुई तो क्या ये कहा गया था, चूंकि आगे के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कुछ रोड मैप्स तैयार किए जाते हैं, तो क्या ये कहा गया था कि किसी भी तरह के आरोप लगते रहेंगे, हमें सीनाजोरी करनी है? ये साफ क्लियर मैसेज दिया गया था किसी की तरफ से? देखिए दोस्त, ये तो सब समझते हैं कि इस तरह की रणनीति किचन कैबिनेट में बनती है, अपनी एक चौकड़ी में बनती है। ये बातें सबके सामने करने की नहीं होती। अब मैं आपको ध्यान ये दिलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी कैबिनेट ने तो घर में आग लगा दी, सपनों की पार्टी थी, उसके अंदर के सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का
जी हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि वो हुआ कैसे समझना ये जरूरी है। इस चर्चा में थोड़ी गंभीरता लानी जरूरी है कि धीरे धीरे जितनी लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र की संस्थाएं थी उनको नष्ट किया गया आम आदमी पार्टी के अंदर। और जब नष्ट किया तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो अजीब इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो नष्ट करने की परंपरा तो पहले से स्थापित पार्टियों में भी थी, तो किसी की आंखों में नहीं खटका। इसीलिए जब कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला करते हैं तो उसका नैतिक आधार बड़ा कमजोर होता है। इसीलिए अवधेश कुमार जी की बात में जान है कि हम दूसरे की गलती गिनाना चाहते हैं, आत्म अवलोकन नहीं करना चाहते। मेरा अनुरोध केवल इतना है कि अगर हम बहुत साहस के साथ यहां बैठे लोग कह सके कि मेरे लिए मेरी पार्टी से वफादारी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हिंदुस्तान से वफादारी है, जनता का इंटरेस्ट को कहना ज्यादा वफादारी है। मैंने साहस किया है, बहुत ही चुनौतियों के बीच कहा है कि मैं अपने नेता और अपनी पार्टी से बड़ा अपने देश को मानता हूं, जनता को मानता हूं। ये कहने का अगर साहस नहीं होगा तो एक नई राजनीतिक संस्कृति को हम जन्म नहीं दे पाएंगे। जबान से कहने का एक ब्रेक ले लेता हूं मैं पंकज पुष्कर जी। ये कहने का साहस तो जबान से होता है, लेकिन दिल से अंतरात्मा से आप क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जबान से सादगी की बात भी की गई थी, पारदर्शिता की बात भी की गई थी, राजनीतिक शुचिता की बात भी की गई थी, लोकतंत्र में लोक की प्रधानता की बात भी की गई थी, नैतिक मूल्य स्थापित किए जाने की भी बात की गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप दिल में क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या सोचते हैं और आपका राजनीतिक आचरण किस तरीके का है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं किया करती, और ये बात शायद आम आदमी पार्टी की इस किचन कैबिनेट को समझनी होगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, हमारे इस पैनल के साथ जनगणमन जारी है। भ्रष्टाचार और आप ही करें सीना जोरी। आम आदमी पार्टी में महत्वाकांक्षाओं का खूंटा कई बार ऐसा लगता है कि इतना गहरा जाकर के गड़ गया है कि इस तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या साख का संकट भी पैदा हो गया है। मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। राजीव बब्बर के पास में चलूंगा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी दिल्ली के। राजीव बब्बर जी, जब भी विचारों, चूंकि राजनीति विचारों की लड़ाई से अगर लड़ी जाए तो कहते हैं कि ज्यादा मजबूती आती है खुद राजनीतिक दलों के लिए और जनता के लिए भी। लेकिन आप ये बताइए कि आप ही की पार्टी का बड़ा नेता जो कि केंद्र में मंत्री भी हो, और अगर इस लड़ाई को थोड़ा हल्का कर ले जाए तो आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं ये जनता का नुकसान होता है? मैं इशारा उस तरफ कर रहा हूं कि आप ही के और जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है, इतना पॉलिटिकल सिस्टम को इतना नीचे ले गए कि लोगों को लगने लगा कि दिल्ली के अंदर शायद नेता ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों की भी साख पर एक प्रश्न चिन्ह बनने लगा इन सब लोगों के बिहेवियर के कारण। मैं आपको रियलिटी में, मैंने जैसे आपको कहा कि सारा काम लेकर के जाएंगे वही राजनीति, कंट्रोवर्सी करने के लिए वो यही दम भरते हैं। मेरे इसीलिए कह रहा हूं, देखिए कंट्रोवर्सी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉस्मेटिक काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। जैसे अभी एक आरटीआई से हमने पता लगाया कि पिछले साल दिल्ली के अंदर जितने बेड थे 38 हॉस्पिटल्स के अंदर, अब 1 साल के बाद वो नंबर ऑफ बेड्स जो है वो कम हो गए। दिल्ली सरकार की आरटीआई से एमसीडी आपके पास है, आप वो कहते हैं जी आपके पास है, आप कीजिए। मैं दिल्ली सरकार तो ठोक करके यही बात, मैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं कि 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर जितने बेड थे वो बेड की संख्या जो है वो कम हो गई। और आम आदमी पार्टी बाहर ये बेचने का प्रयास कर रही है कि हम मोहल्लों में क्लिनिक खोल रहे हैं। तो ये जो कॉस्मेटिक काम कर रहे हैं और सिर्फ कंट्रोवर्सी करना, और कहीं ना कहीं किसी मार्केटिंग के आदमी ने इनको बता दिया कि देश के सर्वोच्च आदमी से यदि आप बार बार कुछ बोलेंगे तो शायद आपकी इमेज बढ़ जाएगी। इस धोखे के अंदर अरविंद केजरीवाल सारा माहौल खराब कर रहे हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जन्म राजनीति करना आ गया है, जहां पर चालाकी भी होती है, जहां पर झूठ भी हो सकता है। आप यही कहना चाहते हैं शायद? अमन नहीं, आप मुझे बताइए। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आप मेरे को एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर ऐसा रहा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, नीचे कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर भाजपा की सरकार थी, क्या कोई मुख्यमंत्री बार बार रोते हुए दिखा मुझे काम नहीं करने देते? जब आज देश में कितनी सरकार है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से ये सवाल उठाया है, कई अलग अलग डिबेट्स में। राजीव बब्बर मुख्तलिफ डिबेट्स में उन्होंने ये सवाल उठाया। सुनिए, तो उनका जवाब ये होता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिली भगत से दिल्ली में शासन किया, इसलिए दिल्ली का बंटाधार हो गया। अमन राशिद जी, देखिए कभी भी जब आप सरकार चला रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र में आपकी सरकार होगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आप ही की पार्टी की सरकार होगी। असली एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है कि जो दोनों से अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप बना करके
दिल्ली की जनता के लिए या अपनी स्टेट की जनता के भले के लिए काम करे। यही जो बात थी, ये हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जब मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, तो ऊपर कांग्रेस की सरकार थी। कभी हमें ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिले। दूसरी बात, अब जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आए थे तो बार बार ये सीएजी रिपोर्ट और इन्हीं सब को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप की इन्होंने बहुत राजनीति करी। अब ये सीएजी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। ये सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि जो काम दिल्ली में, रोहिणी में या चांदनी चौक में हुआ, उसका विज्ञापन कर्नाटक में या केरला में देने का कोई मतलब ही नहीं था। और ये हमने जो कैलकुलेट किया और जो कमेटी की रिपोर्ट आई है हमारी पिटीशन पे, उसमें लगभग इन्होंने 285 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का बाहर और ऐसे इलीगल विज्ञापनों में इन्होंने खर्च कर दिया। तो क्या मैं आज अवधेश जी से पूछना चाहूंगा, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यहां बन के बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, कि वो बता दे कि क्या ये करप्शन का मामला नहीं है? 285 करोड़ रुपए आपने जनता के, दिल्ली की जनता के आपने ऐसे ही उड़ा दी। हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। अवधेश जी जवाब दीजिए, टंडन कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? एक बार मैं सुना दे रहा हूं और आपको ये पन्ना भी दे दे रहा हूं। पूरी रिपोर्ट के मुख्य पॉइंटर्स मेरे पास में है। दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए गए, झूठ और भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन दिए गए, अपनी तारीफ की गई, प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए प्रचार किया गया, मीडिया के खिलाफ प्रचार किया गया, विज्ञापन के जरिए आपका प्रचार किया गया, दूसरे राज्यों में होने वाली गतिविधियों पर विज्ञापन दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये लीजिए, आपको बड़े प्यार से मैं ये दे रहा हूं और आपको अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अमन पवार ने कही दिया। कोई दिक्कत नकार नहीं रहे आप, लेकिन आप नकार नहीं रहे इस बात से। नहीं, ये इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये भ्रष्टाचार का मामला है कि नहीं है, ये बताइए। एक सेकंड, जो मैं कहना चाह रहा हूं है कि नहीं है? 285 करोड़ रुपए आपको उड़ा दिए दिल्ली की जनता से। नहीं, ये भ्रष्टाचार तो वो भी था। अरे सर, आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, आप बार बार पीछे लेके जा रहे हैं। आपको जिस दिन कोलगेट की बात करनी होगी उस दिन उससे मुझसे सीबीआई का इतिहास बताने से देश नहीं चला करता अवधेश जी। इतिहास बताने से देश नहीं चला करता है। अवधेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पार्टी पर हमला करेगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। अवधेश जी, अगर कांग्रेस ने कुछ किया, अगर कांग्रेस ने कुछ किया, अवधेश जी, आप इसके बारे में करिए। जब हमारे खिलाफ आई थी उन चैनलों ने खूब बहस करी, हम तो उसी की याद दिला रहे हैं, उसी की याद दिला रहे हैं। अरे तो आप इसके बारे में बताइए ना सर। हमारे खिलाफ आई थी तो चैनलों ने खूब बहस करी। मैं स्वीकार करता हूँ, आप तो बताइए कि ये भ्रष्टाचार है नहीं है? एक मिनट, मैं बोलूँ कुछ, आपको इसका क्या मैं बीच में नहीं है कि आप किसी अवधेश जी, इस डिबेट का एक अमान ठीक है, अमान आज आम आदमी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि कांग्रेस का नैतिक अधिकार। एक मॉडरेटर, आप इनकार भी नहीं कर रहा है ना, आप इनकार भी नहीं कर रहा है ना। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी में जर्नलिस्ट कई तो रिटायरमेंट के बाद भरे पड़े हुए हैं और कई ने वीआरएस ले लिया, उसके बाद चले गए, इसलिए शायद आपके ऊपर शक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक मॉडरेटर भी बैठा हुआ है। एक मिनट आता हूं आपके पास में। पंकज पुष्कर जी जो कह रहे हैं इस वक्त, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। अरे अवधेश जी, इतिहास को मत ले जाइए ना, वर्तमान की बात कीजिए। अवधेश जी, पंकज पुष्कर कुछ कहना चाहते हैं, अमन आप भी, नहीं ये डिबेट है आम आदमी पार्टी की सीनाजोरी की, ये डिबेट है आम आदमी पार्टी की सीनाजोरी की। 2014 में बैठे अवधेश जी, अगर इन्होंने CWG 2G किया तो क्या आम आदमी पार्टी को लाइसेंस मिल जाता है भ्रष्टाचार करने का? जवाब ही नहीं है। एक मिनट, पंकज पुष्कर कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, पंकज पुष्कर कुछ कहना चाहते हैं। पंकज, देखिए, मैं सभी साथियों से कहूंगा, अवधेश जी से खास तौर से, कि सच की सबसे बड़ी हार होती है जब हम उसकी जगह तर्क देने लगते हैं कि मेरा झूठ तो तुम्हारे झूठ से छोटा है, मेरा झूठ तो तुम्हारे झूठ से हल्का है। आम आदमी पार्टी को यह अवसर मिल नहीं सकता क्योंकि हम बिल्कुल अलग मापदंड पर, बिल्कुल अलग तरह का भरोसा जगाकर आए हैं कि हम कहने लगे कि कांग्रेस और बीजेपी ऐसे थे तो हमको भी छूट का अधिकार है।
दिल्ली में प्रचार का जो एक तंत्र खड़ा किया आम आदमी पार्टी ने, वो आम आदमी पार्टी के अपने मूल्यों से हटने का बड़ा ठोस उदाहरण है। विश्वास खोया है और हमको केरल और कर्नाटक तक जो विज्ञापन करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब हमने एक नई राजनीति के प्रति अपना भरोसा खो दिया है, वैकल्पिक राजनीति के प्रति भरोसा खो दिया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो काम सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, मीडिया के मंचों पर भी वही करने लगते हैं। जहां जनता फुटबॉल बन जाती है, हम अलग अलग दलों के प्रतिनिधि होकर जनता को फुटबॉल की तरह पीटने लगते हैं। मेरा कहना यह है कि जनता के साथ धोखा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किया है और अन्य दलों ने भी किया है। इस सच्चाई को स्वीकारने की जरूरत है, थोड़ा आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो जो जनता का भरोसा टूटा है, हम अपनी बहस को उस तरफ न ले जाएं। जब राजनीति ही बुरी होती है, सब चोर होते हैं, ये निष्कर्ष की तरफ अब विकल्प अगर विकल्प हथियार बनाया आम आदमी पार्टी स्वराज अभियान, आज वो हथियार पंकज पुष्कर शायद स्वराज अभियान में भी, स्वराज अभियान के तौर पर भी कुछ कोई विकल्प बताने की कोशिश कर रहा है। उसमें केजरीवाल का योगदान बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टियां उन पर प्रश्न उठा रही हैं, अवधेश जी आपसे एक सवाल है, घर खुद शीशे के बने हुए हैं। अवधेश जी आपसे, इसलिए जनता पर उसका असर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं। अवधेश जी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। राजीव आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी से एक छोटा सवाल है मेरा। अवधेश जी, सारी चीजें एक मिनट के लिए बड़े बड़े लॉजिक, भारी भारी से तथ्य या फैक्ट्स अलग रखते हैं हम। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में सरकार चलाते हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में कम से कम 150 छोटे बड़े विवाद भी हमने देख लिए, झेल लिए। कितना विकास का काम हुआ है वो भी साफ तौर पर नजर आ ही जाता है। इसके लिए शायद बताने की जरूरत नहीं, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं। क्या मैं अगले 3.5 साल तक यही सब कुछ झेलने के लिए अभिशप्त हूं? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यह सरकार झेलने के लिए अभिशप्त हूं। क्या यही सब कुछ झेलने के लिए अभिशप्त हूं, जहां पर जबान भी चलेगी, जहां पर लड़ाइयां भी होंगी, लेकिन मेरे पैसे से जो टैक्स भरा जा रहा है उसके जरिए कोई काम नहीं किया जाएगा? आप क्या मैं ये सोच लूं? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे केजरीवाल के काम के लिए मैं उत्तरदायी हूं। डिफेंड तो कर रहा है ना, बचा तो रहा है ना, बचा तो रहा है ना। मेरे को भी उसी लिस्ट में रखती है जिसमें अपने दुश्मनों का। आपसे नहीं रखेगी, आज के बाद नहीं रखेगी, केजरीवाल सरकार आज के बाद नहीं रखेगी। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उसका काम ठप क्यों नहीं करती है? उनके नेताओं का घेराव क्यों नहीं करती है? कौन नहीं कर रहा घेराव? हराम क्यों नहीं कर पाती है? जनता को उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़ा कर पाती है? एक व्यापक आंदोलन दिल्ली में क्यों नहीं खड़ा कर? राजीव बब्बर से सवाल करूंगा, एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं मैं। अमन पवार कुछ एक ब्रेक के लिए राजीव बब्बर से मेरा यही सवाल होगा। ब्रेक के बाद मैं सीधे राजीव बब्बर के पास में आऊंगा। जनगणमन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो यही सवाल होगा कि जनता को एक बड़े व्यापक आंदोलन के लिए मौजूदा राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दिल्ली में आखिरकार मोबिलाइज क्यों नहीं कर पा रही। एक ब्रेक। जनगणमन में अपने पैनल के साथ आगे बढ़े राजीव बब्बर, अमन पवार, अवधेश कुमार और पंकज पुष्कर से हम बातचीत आगे बढ़ाएं। उससे पहले बता देते हैं इस वक्त की एक और खास खबर है, वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने गले का ऑपरेशन करवाने के बाद वापस लौट आए हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने एक यूट्यूब संदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मच्छर को पता नहीं होता कि कौन कांग्रेस वाला है, कौन बीजेपी वाला। सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने गले का ऑपरेशन कराने गया था, आज ही लौटा हूं। अभी थोड़ी कमजोरी है और थोड़ा दर्द भी है। डॉक्टर ने कहा है कि 3-4 दिन और आराम करना पड़ेगा। बोलने में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन 1-2 जरूरी बातें थी, इसलिए आज आपसे ये बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आज उरी में जो अपने 17 जवानों की मौत हो गई उसको सुन के बहुत दुख हुआ। उनके शहादत को सलाम करते हैं और उनके परिवार वालों को भगवान हौसला दे और पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। लगभग हर घर के अंदर ही चिकनगुनिया हो गया है और बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। बहुत ज्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो अस्पतालों में तो इंतजाम करे थे, अस्पतालों में तो किसी तरह की जो खासकर दिल्ली सरकार के अस्पताल में कमी नहीं है,
लेकिन मच्छरों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और पिछले कुछ दिनों में इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। मेरा अपना ये मानना है कि मच्छर को ये थोड़ी पता है कि मैं ये कांग्रेस वाला है इसको काट लो, बीजेपी वाला है इसको मत काटो। ये मच्छरों को क्या पता। अपने को राजनीति छोड़ के सबको मिलके इनको मच्छरों को ठीक करना चाहिए, मच्छरों की समस्या को। अब हम ये कहते रहे एमसीडी का काम है, एमसीडी ने नहीं किया, एमसीडी का काम है। अब नहीं किया तो नहीं किया, अब सारे मिलके कर लेते हैं। सारी दिल्ली मिलके, दिल्ली सरकार, एमसीडी, केंद्र सरकार, सारे मिलके इसकी मच्छरों को ठीक कर लेते हैं। राजीव बब्बर जी, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि मच्छरों को नहीं पता होता कि कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है और सभी को मिलकर के काम करना चाहिए साथ में। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आपकी पार्टी के सांसद मनोज तिवारी वो तो साथ में मिलकर के काम कर भी रहे हैं और भी बीजेपी के कुछ नेता है जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल साहब जो आम आदमी पार्टी के आम सीएम बने थे वो अब आजकल बिग बॉस जैसे हो गए हैं। अब वो दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं और इसलिए यूट्यूब से कभी कभी मैसेज भेज के अपने संदेश भेजते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 दिन में सारे जो आंदोलन दिल्ली सरकार के खिलाफ थे उसको रद्द करके हम जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, 1100 फॉगिंग मशीन चल रही है और मुझे लगता है इन स्पिरिट सबको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए दिल्ली के लिए काम करना चाहिए क्योंकि समस्या जो है वो बहुत भयंकर है। और अभी उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करना चाहिए तो भी उन्होंने आखिरी लाइन में अपना एमसीडी के बारे में जो कहना था उसको तरीके से कहा। दुख की बात यह है कि आप यहां से चले गए, डिप्टी सीएम साहब जो है वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए बगैर चले गए और उसके बाद उनका घमंड इतना ज्यादा है कि मुझे एलजी ने वापस क्यों बुला लिया। आम आदमी पार्टी को गलती का एहसास तो नहीं होता। दिल्ली को जल्दी से बोलिए क्योंकि मुझे वाइंड अप करना छोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी को गलती का एहसास क्यों नहीं होता और उसके बाद फिर आप इस तरीके के यूट्यूब के मैसेज देकर सक्षम नहीं इससे है। हमदर्दी अच्छा। लेना चाहते हैं। विपक्ष ने स्वयं ऐसी गलतियां मैं गलत हूँ तो इसके लिए सीधे आप पर उंगली उठा दूं। गलतियां की हैं। मैं झूठ बोलूं तो मैं कहूँ अवधेश जी की वजह से, कमजोर हो मैं जाता कोई है। क्राइम भी कर दूं कहूं कि अवधेश कुमार जी ने मुझे कहा। डेंगू होते थे और डेंगू में लोगों की मौत होती थी। चलिए। उस समय भी ऐसे ही मच्छर के दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अवधेश जी की जैसे बॉलर की लाइन बिगड़ जाती है। मैं यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया है। बिगड़ गई है ऐसा। अवधेश जी फिर से कभी कर लेंगे, ये डिबेट आगे बढ़ा लेंगे। अमन भाई, राजीव बब्बर, पंकज पुष्कर जी, बहुत शुक्रिया आपका जनगणमन में। पंकज पुष्कर जी, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो गया, माफी के साथ में मैं यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहने के लिए। बस एक ही बात आखिर में कहूंगा, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है और ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, हर पार्टी को इसकी समझ होनी चाहिए। वक्त ब्रेक आउट चला है, कहीं मत जाइएगा।